अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तीन चीज़ों के कम्बिनेशन को हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमारे प्लेटलेट कम हो जाए और रीनल फेलियर हो जाए और माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया हो जाए, तो इन तीनों के कम्बिनेशन को हम हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये होता क्यों है? ज़्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें शीगा टॉक्सिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो इसकी वजह से होता है उसको हम टिपिकल हीमोलिटिक HUS कहते हैं। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के कुछ फैक्टर्स में म्यूटेशन आ जाती है, जेनेटिक फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से ये कैस्केड स्टार्ट होता है। तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो HUS होता है। तो चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और ये HUS होता कैसे है। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जैसे मैंने बताया, ये क्लिनिकल कंपोजिट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का, हीमोलिटिक एनीमिया का और थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट इस हद तक चला जाता है कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। अब जो HUS है इसकी दो टाइप्स हैं, एक है टिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, एक है एटिपिकल। टिपिकल में क्या होता है? ये इट अकर्स आफ्टर अ प्रोड्रोमल एपिसोड ऑफ डायरिया। मतलब किसी भी बंदे को डायरिया होगा, उसमें इकोलाई की वजह से हो सकता है, शिजीला की वजह से हो सकता है और काफ़ी सारे बैक्टीरिया उनकी वजह से हो सकता है, और उसके बाद उसके नतीजे में HUS हो जाए, इसको हम टिपिकल HUS कहते हैं, मतलब डायरिया प्लस HUS। दूसरा जो एटिपिकल है उसमें डायरिया नहीं होता, ये इसमें जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से HUS हो जाता है। तो हम इसको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। टिपिकल HUS जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इंटीरो हीमोरेजिक इकोलाई, ईहैक भी इसको कहते हैं, और एस डेसेंट्री है, कंपाइलोबैक्टर है। इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो है शीगा टॉक्सिन। ये तकरीबन 83% जो है, ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के जो केसेस हैं वो टिपिकल होते हैं और बच्चों के अंदर होते हैं। और इसके जो मतलब शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई या दूसरे मतलब ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ज़्यादातर 80 to 86% जो है ये इकोलाई की वजह से होते हैं, जो उसके स्पेशल स्ट्रेन है O157H7। अब हम देखते हैं कि शीगा टॉक्सिन है क्या। शीगा टॉक्सिन के दो मेन टाइप्स हैं, उसमें इसको STX1 कहते हैं। ये STX मतलब एक बैक्टीरिया शिजीला डेसेंट्री जो है ये इसके बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। इसमें STX1C और 1D आ जाते हैं। एक STX2 है, उसमें STX2C, 2D, 2E और 2F आते हैं। अब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी हमारे पास एक्सोटॉक्सिन होते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं, एक ए और एक बी। बी जाके अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और जो ए होता है वो अंदर इंटरनलाइज हो जाता है और अपना काम करता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? बी सब यूनिट जो है वो ग्लोबोट्रायोसाइल सेरामाइड के साथ अटैच होता है और जो ए सब यूनिट है वो इंटरनलाइज होता है और उसको जो हमारे अंदर प्रोटीन होती है, एंजाइम प्रोटीएज फ्यूरिन, उसको क्लीव करती है और उस वो जो सब यूनिट ए है वो A1 बन जाता है। अब ये क्या करता है? ये स्पेसिफिक साइट पे जो एडेनिन को रिमूव करता है 28S राइबोसोमल आरएनए से। और इससे क्या होगा कि जब राइबोसोम में से एडेनिन रिमूव होंगे तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी और इसकी वजह से जो है ना ये एप्योरिनिक साइट्स भी मतलब क्रिएट करता है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो निकाल लेता है, तो इसकी वजह से ये डीएनए डैमेज भी करता है। वो जो ये काम करता है ये वोन विल ब्रांड फैक्टर को प्रमोट करता है। वोन विल ब्रांड फैक्टर क्या होता है? ये कोआगुलेशन का एक फैक्टर है जो कि ब्लड वेसल के अंदर होता है। अगर ये एक्सपोज हो जाए तो प्लेटलेट की अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है और कोआगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये पी सिलेक्टिन को अपरेगुलेट करता है। पी सिलेक्टिन की वजह से भी
इसका हम आगे चल के मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से भी कोआगुलेशन कैस्केड और कंप्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा ये अपरेगुलेशन करता है IL-8 की, सेल एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स की, MCP की और GM-CFU जीन्स की, जो आगे जाके अल्टीमेट हमारे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैं इनको ये अप रेगुलेट करता है। और ये स्ट्रेस्ड प्रोटीन काइनेज को भी एक्टिवेट करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी एंडोथीलियम है उसके ऊपर ये कैसे इफेक्ट काज करता है, उसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है और जब ये काम करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये एक मैंने नॉर्मल एंडोथीलियम शो की है। इसमें आप देखें प्रोस्टासाइक्लिन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, इस तरह HSPG है, ये एंटी थ्रोम्बिन को इसको एक्टिवेट करता है और ये थ्रोम्बिन को फैक्टर 9, 10 और 11 और 12 को इनएक्टिवेट करता है। इस तरह थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स है, ये विटामिन प्रोटीन सी को एक्टिवेट करेगा, वो एस प्रोटीन की मौजूदगी में फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिवेट करेगा। इस तरह टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर है, ये टिश्यू फैक्टर जो है हमारा फैक्टर 3, फैक्टर 7 जो इसका कम्प्लेक्स बनता है उसको इनहिबिट करता है, वो आगे फर्दर कोआगुलेशन के लिए मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ये अपना प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करता है, वो प्लाज्मिन नहीं बनने देता, बाकी फिब्रिन मतलब ये कोआगुलेशन को, ये सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिससे कोआगुलेशन नहीं होती। तो जो हमारा HUS होता है वो इसके अपोजिट है, वो इसमें जो हमारा शीगोटॉक्सिन है वो कोआगुलेशन को ज़्यादा करवाता है। ये सारे मैकेनिज्म में कहाँ कहाँ पे वो ब्रेकेज लाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। इस तरह ये जो फैक्टर है सो टॉक्सिन जो है ये हैजमैन फैक्टर की एक्टिवेशन करता है, जो कि फैक्टर 12 है। उससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ कैलिक्रिन होगी, काइनिन जनरेशन होगी, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन सिस्टम और क्लॉट फॉर्मेशन होगी, और ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोलिसिस होगी, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसकी वजह से एनाफाइलोटॉक्सिन की बनेंगे, मतलब जो एनाफिलेक्टिक शॉक करवाती हैं। इसमें कंप्लीमेंट प्रोटीन के कुछ प्रोटीन हैं C3A, C5A वगैरह। जब हमारा वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक्टिवेट होगा तो अ, मैंने अपने एक लेक्चर में, कोगुलेशन वाले लेक्चर में भी ये अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जब वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एक्टिवेट होगा तो उसके साथ क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के प्लेटलेट आके अटैच हो जाते हैं अपने रिसेप्टर्स के थ्रू, और कुछ मतलब जैसे प्लेटलेट आके एक्टिवेट होंगे और उसकी अंदर प्लेटलेट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी और उसमें से डिफरेंट किस्म के केमिकल्स वगैरह, थ्रोम्बोक्सिन ए हो गया, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता, तो उसके बाद जो है ना क्लॉट फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जब क्लॉट फार्मेशन स्टार्ट होगी तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो ब्लॉकेज कर सकती है, उससे एम्बोलिज्म हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है वगैरह। ये है पी सिलेक्टेंट का रोल, जिसको जो है ये हमारा टॉक्सिन जो है शीगोटॉक्सिन एक्टिवेट करता है। ये फिजियोलॉजिकल C3 है, C3 मॉलिक्यूल कंप्लीमेंट प्रोटीन, ये आगे एक्टिवेट होगी तो शीगोटॉक्सिन अपने जाके ग्लोबस उसके साथ रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, वेबल पैलेट बॉडी बनेगी, उससे क्या होगा, पी सिलेक्टेंट जो है ये एक्टिवेट होगी। जब पी सिलेक्टेंट एक्टिवेट होगी तो वो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगी, कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होंगी तो वो आगे थ्रोम्बोमॉडुलिन जो कम्प्लेक्स है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इन सब को जो है ना, जो कोआगुलेशन को जिन्होंने पहले रोका हुआ था उनको जाके ये डीरेगुलेट कर देते हैं, डाउन रेगुलेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से प्लेटलेट आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर से और कोआगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसी तरह थ्रोम्बो रेजिस्टेंट फीचर से ये उसको थ्रोम्बोटिक फिनोटाइप की तरफ लेके जाता है जब पी सिलेक्टेंट जो है एक्टिवेट होते हैं। तो इनका जो मेन एक्टिवेटर है इसमें ये शीगोटॉक्सिन है। ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कंप्लीमेंट पाथवे का, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हीमोलिटिक यूनिवर्सिटी में। एक अल्टरनेट पाथवे है, क्लासिकल पाथवे है और मेनोज बाइंडिंग पाथवे है। जो क्लासिकल पाथवे है ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है, और जो अल्टरनेट पाथवे है ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और मेनोज बाइंडिंग पाथवे जो है
कुछ हमारे ब्लड के अंदर मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो मेनोज जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बैक्टीरिया की, उसके साथ बाइंड करके पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। और अल्टीमेट जो है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम कंप्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं इससे अलग मैं लेक्चर दे चुका हूँ। एंड पे ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सेल की लाइसिस करवाएगा। इस तरह एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, C4A, C3A, C5A, वो क्या करेंगी, वो साइक्लोऑक्सीनेज लाइपोक्सीनेज प्रोडक्ट्स बनवाएंगी। उससे स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन होगी, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इस तरह ये मास सेल की स्टिमुलेशन कराते हैं, हिस्टामिन रिलीज कराएंगे, तो डेफिनेटली एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से एनाफिलैक्सिस होगा। और ये कीमोटैक्टिक और स्टिमुलेट करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को डाउन रेगुलेट करते हैं ताकि वो एक खास हद में रहे। और हिस्टामिन की रिलीज की वजह से वेस्कुलर परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अडीमा भी हो सकता है, और डेफिनेटली होगा। अब बात यह है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में। उसकी वजह यह है क्योंकि क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं सारे ये फैक्टर्स दोबारा नहीं बताऊंगा, ये क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही ब्लड वेसल को इंजरी होगी तो उसके जो सारे जो एंटीकोगुलेंट मैकेनिज्म थे वो सारे प्रो कोगुलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब क्लॉटिंग की तरफ चले जाएंगे। तो प्लेटलेट की कंजम्पशन जब ज़्यादा होगी, जगह जगह पे इंजरी होने की वजह से प्लेटलेट जब ज़्यादा कंज्यूम होंगे तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। और फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, कौन कौन से, मतलब ब्लीडिंग हो सकती है कहीं भी, नोज से, माउथ से, जीआईटी से, या किसी भी जगह से। अब हम देखते हैं कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया क्यों होता है। ये जो है, ये जब हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड होती हैं तो जो हमारे रेड ब्लड सेल वहाँ से गुजर रहे होते हैं उसकी वजह से, मतलब वो कट जाते हैं। जब वो कटते हैं तो उसकी वजह से शीजोसाइट्स या शिस्टोसाइट्स हम उसको कहते हैं, मतलब कटे हुए, बाइट सेल भी कहते हैं। जब आरबीसी कट जाते हैं तो फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं। इसलिए वैस्कुलर इंजरी होगी, फाइब्रिन क्लॉट बनेंगे। और जब आरबीसी जो है ना कटेंगे, इंजर्ड होंगे आरबीसी, तो उसको हमारी जो स्प्लीन है वो और लीवर जो ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल शेप अख्तियार कर चुके होते हैं। तो इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, जिसको हम माइक्रो एंजियोपैथिक, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी इंजरी की वजह से हमें हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। अब हम, क्योंकि इसमें किडनी भी इन्वॉल्व है, हम देखते हैं कि किडनी जो है कैसे मुतासर होते हैं। टॉक्सिन जो है ये न्यूट्रोफिल के ज़रिए ट्रैप होता है, अपने टारगेट सेल तक जाता है, ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम पे और ट्यूबुलर सेल्स पे जाता है। टॉक्सिन जो है इंटरनलाइज होता है और उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, और उसमें क्या करता है, ग्लोमेरुलर जो एंडोथेलियल है उसकी स्वेलिंग करवा देता है, और उसको अपनी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे डिटैच करवा देता है। जब डिटैच करेगा तो उसकी काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पे प्लेटलेट्स और कोआगुलेशन कैस्केड की एक्टिवेशन हो जाती है, जिससे फर्दर जो है वो सारे कोआगुलेशन कैस्केड जो है ना एक्टिवेट होंगे, तो वो रीनल फेलियर की तरफ चला जाएगा। ये एक ग्लोमेरुलस की मैंने शक्ल दिखाया है। हेल्दी जो ग्लोमेरुलस होता है, ये बुमन कैप्सूल की दीवार है, ये हमारा जो है ना, ये पोडोसाइट हो गए, ये इसकी पोडोसाइट हो गए, इसके मेसेंजर सेल हो गए। ये नॉर्मल हमारी, मतलब ब्लड वेसल कैपिलरी की शेप है। जैसे ही मतलब एच यू एस होगा, वहाँ पे देखें ये बेसमेंट ब्रेन बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई है, और एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये काफ़ी दूर हो गए हैं। पोडोसाइट्स की भी शेप चेंज हो जाएगी, मेसेंजर सेल भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो वो रीनल फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या होती है। ये जेनेटिक डेफिशिएंसी है इन रेगुलेटर्स ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कंप्लीमेंट। जो हमारा कंप्लीमेंट पाथवे है उसका अल्टरनेटिव पाथवे है, उसके अंदर जब अगर जेनेटिक डेफिशिएंसी, कोई म्यूटेशंस ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो, मतलब वैसे डाउन रेगुलेट नहीं रहता, उसकी वजह से मतलब सिस्टम जो कंप्लीमेंट का है वो खाम एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, रिकरिंग बूट्स ऑफ एच यू एस कैन लीड टू स्ट्रोक, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड एंड स्टेज रीनल फेलियर। इसकी वजह से मतलब स्ट्रोक हो सकता है, खुदा न खासा हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, डेफिनेटली क्लॉट बनेंगे, और कोagulation कैस्केड की वजह से, और जो हमारा किडनी है वो रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है।
इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंप्लीमेंट प्रोटीन है, कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो कंप्लीमेंट फैक्टर्स कहलाते हैं, वो अपनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, मतलब म्यूटेशन की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो उसके मुख्तलिफ फैक्टर, एच है, CR1 है, MCP है, DAF है, ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ को एक्टिवेट करते हैं और उनको जो है किसकी तरफ, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स के ले जाते हैं, डैमेज की तरफ ले जाते हैं, एंडोथीलियम की। साफ ज़रा जब इंजरी होगी एंडोथीलियम की, तो उसकी वजह से हमारे जो प्लेटलेट हैं वो कम होंगे, और जो रेड ब्लड सेल वहाँ से गुजरे होंगे उनको इंजरी होगी, उनकी वजह से हीमोलिटिक एनीमिया होगा। तो अल्टीमेट सारी चीज़ें जो है ना, वो कंडीशन सारी आ जाएंगी जिसको हम HUS कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक तरफ ये माइक्रोबायोलॉजी का इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि बैक्टीरिया सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी तरफ हीमाटोलॉजी है, उसमें हमारे हीमोलिटिक एनीमिया, कोagulation कैस्केड वगैरह आ रहा है। तो तीसरी तरफ इसकी जेनेटिक्स है जिसमें कोई स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर अभी तक नहीं है। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको आप पढ़ें समझें। तो अगर कोई बात पूछनी हो तो आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।